यूएन महासभा के अध्यक्ष ने की भारत की तारीफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने मंगलवार को कहा कि दुनिया में स्थायी शांति के लिए और विभाजन को पाटने में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रांसिस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र का एक अहम सदस्य बताते हुए कहा कि पीजीए के तौर पर वह भारत से अनुरोध करेंगे कि भारत वैश्विक विभाजन को पाटने के लिए अपनी नेतृत्वकारी पहलों को जारी रखे। फ्रांसिस ने एक साक्षात्कार में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में विविधता में एकता वास्तव में बरकरार है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत सार्वभौमिकता के सिद्धांतों से भी अत्यंत आसानी से जुड़ता है, जो राज्यों की संप्रभु समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र का आधार है। यूएन महासभा अध्यक्ष ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य विभाजित हैं, महासभा के अध्यक्ष के रूप में सदस्य देशों के बीच विश्वास बहाली के प्रयास में नेतृत्व के लिए भारत की ओर देखते हैं। फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रिय भूमिका को देखते हुए वे उसे बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों के जरिए स्थायी शांति और वैश्विक असमानता को समाप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भारत, फ्रांस और यूएई वायुसेना ने किया अभ्यास। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने फ्रांसीसी वायुसेना और यूएई वायुसेना के साथ अभ्यास डेज्ड नाइट का आयोजन किया। इस दौरान आईएएफ ने SU-30 MKI, MiG-29, जैगुआर, AWACS C-130J को मैदान में उतारा। भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ मिलकर अभ्यास डेज्ड नाइट का आयोजन किया। इस अभ्यास में फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को शामिल किया गया था। वहीं यूएई की तरफ से F-16 को उतारा गया। इन सभी एयरक्राफ्ट को यूएई के अल धाफरा एयर बेस से संचालित किया गया था। भारतीय वायुसेना की तरफ से SU-30 MKI, MiG-29, जैगुआर, AWACS C-130J को इस अभ्यास में शामिल किया गया था। भारतीय FIR में यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया था। इस दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट को भारतीय बेस से संचालित किया जा रहा था। सेना के जवान ने चलाई गोली, 2 जवानों की मौत। हिंसाग्रस्त मणिपुर में ड्यूटी पर तैनात 15 असम राइफल्स के जवान ने खुद को गोली मारने से पहले अपने साथियों पर अंधाधुंध गोली चलाई। इसमें 2 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य जवान घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है और सभी की हालत स्थिर बताई गई है। घटना मणिपुर के चंदेल जिले में मंगलवार देर रात साजिक तंपाक इलाके में हुई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि असम राइफल्स ने 2 जवानों की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है, जबकि मणिपुर पुलिस ने कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जातीय संघर्ष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि को मणिपुर के चंदेल जिले के साजिक तामपाक स्थित राणा टॉप पोस्ट पर तैनात 15 असम राइफल्स के एक जवान हवलदार सांगपी बाइट ने कई गोलियां चलाईं। सूत्रों के मुताबिक अपने सहकर्मियों को गोली मारने से पहले शिविर स्थल पर उनके बीच तीखी बहस हुई थी। बहस के दौरान अचानक उसने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें असम राइफल्स के 5 जवान गोली लगने से घायल हो गए। यह भी पता चला है कि 2 जवानों ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि अभी असम राइफल्स की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ममता ने दिया विपक्ष को झटका, अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बड़े सियासी फैसले पर विपक्षी दल भाजपा समेत कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा ममता को हताश बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति अपनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम सहमति न बनने पर ममता ने कहा है कि वे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर विपक्षी दलों की तरफ से भी बयान आने शुरू गए हैं, जहां कांग्रेस ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और राजद ने ममता बनर्जी को गठबंधन का अहम हिस्सा करार दिया है। इंडिया गठबंधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा,
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, इसलिए उनके लिए सीटों का बंटवारा थोड़ा उलझा हुआ रहेगा, लेकिन छोटे मोटे जो भी मनमुटाव होंगे वो हल कर दिए जाएंगे। क्योंकि मोटे तौर पर चाहे राहुल गांधी हों या ममता बनर्जी हों, दोनों ही इंडिया गठबंधन की कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान पर सियासी घमासान। दिग्गज समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। हालांकि पार्टी ने इसके ऐलान को जातिगत जनगणना के मुद्दे से जोड़ते हुए भाजपा पर तंज भी कसा। कांग्रेस ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराना ही ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इससे भाग रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत रत्न देने का मोदी सरकार का फैसला उसकी हताशा और पाखंड को भी दिखाता है, क्योंकि वह राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना से इनकार कर रही है। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर का नाम मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को उनकी जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, सामाजिक न्याय के प्रणेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना भले ही मोदी सरकार की हताशा और पाखंड को दर्शाता है, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करती है। रामलला दर्शन को लेकर एडीजी ने की अपील। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को दूसरे दिन भी रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का भारी हुजूम देखा जा रहा है। लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मंगलवार की तरह बुधवार को अव्यवस्थाओं का आलम नहीं दिखा। श्रद्धालु लंबी लाइनें में लगकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद राम मंदिर में खुद व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने यह सुनिश्चित किया कि यहां बेहतर भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन किया जाए। हमें शासन का निर्देश था कि भक्तों को किसी भी तरह कोई असुविधा न हो। जो भी प्रबंध रात भर में अंतर्विभागीय समन्वय से हमने किया था, उसके अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को कतारों में लगा दिया गया है। अनवरत दर्शन चल रहे हैं। आज मंदिर और उसके आसपास लगभग 8,000 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सीआरपीएफ, एसएसएफ और अन्य पुलिस अधिकारी मंदिर के अंदर तैनात किए जाएंगे। स्थिति के आधार पर मंदिर के बाहर तैनाती में बदलाव किया जाएगा। दो 2027 तक कुष्ठ रोग से मुक्त होगा भारत। कुष्ठ रोग को लेकर जल्द ही उपचार प्रोटोकॉल में बदलाव होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि कुष्ठ रोग के इलाज में अब 2 नहीं बल्कि 3 दवाओं का 6 माह तक के लिए सेवन कराया जाएगा। इन नई दवाओं को 1 अप्रैल 2025 से भारत में उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे में सभी राज्यों से कहा है कि वह जल्द से जल्द अपने रोगियों की संख्या के आधार पर केंद्र तक मांग पहुंचाएं। स्वास्थ्य महानिदेशालय के उप महानिदेशक डॉक्टर सुदर्शन मंडल ने पत्र में लिखा है कि कुष्ठ रोगियों के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी (MDT) उपचार योजना में बदलाव किया जा रहा है। मंत्रालय ने पॉसिबैसिलरी (PB) मामलों के लिए 6 महीने के लिए 2 की जगह 3 दवाओं को शामिल किया है। यह बदलाव विश्वस्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक अध्ययनों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किया है। ₹8,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। भारत में गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने से प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी धूम द्वारका में भी देखने को मिली। माहौल ऐसा जिसके सामने दिवाली भी फीकी पड़ जाए।
हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई गई। आतिशबाजी, जुलूस निकालकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस पल को उत्सव के रूप में मनाया। बड़े हर्षो उल्लास के साथ द्वारका सेक्टर 3 के राम भक्तों द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा आस्था कुंज द्वारका सेक्टर 3 से प्रारंभ होकर डीपीएस स्कूल से जेजे कॉलोनी होते हुए गौरी गणेश अपार्टमेंट, वेलकम सोसाइटी से इस्कॉन टेम्पल तथा केएम चौक से होते हुए सावन सोसाइटी द्वारका सेक्टर 3 पर समाप्त हुई। झांकी में शामिल लोगों का कहना था, 500 वर्षों का संघर्ष के बाद रामलला पुनः अपने जन्मस्थली पर विराजमान हुए हैं। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। प्रयागराज मेजा, सिरसा नगर पंचायत में अयोध्या श्री राम जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सिरसा नगर पंचायत में संपूर्ण निवासियों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो कि पड़ाव चौराहे से पूरे बाजार होकर अमिलहवा चौराहे होते हुए श्रीनाथ मंदिर के पास समाप्त हुई। जो उत्साह शोभायात्रा में देखने को मिल रहा था, महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, छोटे सभी प्रकार के समाज की बराबर भागीदारी से 2500 से 3000 तक शोभायात्रा को एक विशाल ऐतिहासिक यात्रा में शामिल। हाथी घोड़ा श्री राम दरबार रथ, डीजे बाजे ढोल ताशा से गाजे बाजे भक्तों उत्साहित हर्षित होकर पूरे नगर को राममय कर दिया।